हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12 में विषय अर्थशास्त्र, टॉपिक हमारा है चैप्टर 6 बेरोजगारी। ठीक है, तो ये बेरोजगारी शब्द ऐसा है कि हमारे अर्थतंत्र में ही नहीं बल्कि हमारे समाज में भी लोग इस विषय के बारे में परिचित हैं या इस टॉपिक के बारे में परिचित है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बेरोजगारी किस तरह से हमारे अर्थतंत्र को हावी कर रहा है या बेरोजगारी किस तरह से लोगों के जीवन स्तर को हावी कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं प्रस्तावना की तरफ। तो जो आज का हमारा वर्तमान समय है, हमारे वर्तमान समय में बेरोजगारी के साथ ही साथ और ऐसी बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती हैं जो लोगों के जीवन स्तर को ऊपर की तरफ नहीं जाने दे रही हैं। तो वो समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब क्या कि भाव में वृद्धि होना, लगातार किसी वस्तु के भाव में वृद्धि होना, वो कहलाता है मुद्रास्फीति। मंदी, ये सारी समस्याएं कैसी हैं? आर्थिक समस्याएं। और आर्थिक समस्याएं के साथ साथ ये समस्याएं सामाजिक भी हैं। कैसे? तो जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति गरीब है, ठीक है। अगर वो गरीब है, उसकी इनकम नीची है या कम है या उसकी आय कम है, तो वो व्यक्ति अपना जीवन स्तर ऊंचा ले जा सकता है? नहीं। अगर वो व्यक्ति अपना जीवन स्तर ऊंचा नहीं ले जा सकता तो वह समस्या कैसे कहलाती है? आर्थिक समस्या। लेकिन वो साथ साथ में समाज में भी गरीब कहलाता है या समाज में भी उसका जीवन स्तर कैसा होता है? निम्न होता है। तो इसलिए गरीबी भी समस्या कैसी है? आर्थिक समस्या भी है, सामाजिक समस्या भी है। बेरोजगारी को देखें तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बेरोजगार है, उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा आर्थिक रूप से, ठीक है। लेकिन साथ साथ में समाज में भी उसका जीवन स्तर कैसा हो जाता है? एकदम निम्न, या लोग उसको बेरोजगार कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बेरोजगारी भी सामाजिक समस्या कही जा सकती है। मुद्रास्फीति हो गया या भाव वृद्धि हो गया। अगर किसी व्यक्ति की इनकम कम है तो वो क्या कर सकता है कि अगर वस्तु की भाव में वृद्धि होती ही जा रही तो क्या वो किसी वस्तु को परचेस कर सकता है? नहीं कर सकता है, या बहुत कम प्रमाण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, तो भी उसका सामाजिक लेवल क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। तो ये भी सामाजिक परिस्थिति कहलाती है। इसी तरह से ये मंदी। तो ये सारी समस्या कैसी हमारे वर्तमान में हमारे अर्थतंत्र को एक चुनौतीपूर्ण रूप की समस्याएं सर्जित कर रही हैं, ये हमारे अर्थतंत्र में चुनौती क्रिएट कर रही हैं। तो ये सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए या हल करने के लिए चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो, उन सभी देशों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए। अब हम कह सकते हैं कि विकसित देश और विकासशील के लक्षण, तो विकसित देश वो होते हैं जिस देश की राष्ट्रीय आय ऊंची हो, प्लस जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ऊंची हो, प्लस जिस देश का जीडीपी ऊंचा हो। अगर ये सारे लक्षण हमें जिस देश में ज्यादा देखने को मिलते हैं या उच्च देखने को मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो विकसित देश के लक्षण हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में अगर मान लीजिए विकासशील देश में तो जिसका जीडीपी कम हो या ग्रोथ जीडीपी, और उसके बाद में जिसकी प्रति व्यक्ति आय कम हो, उसके बाद में जिसकी राष्ट्रीय आय कम हो, तो ये सब विकासशील देश के लक्षण हैं। लेकिन विकसित और विकासशील देश या प्रत्येक देश, ये सभी देश क्या करते हैं? अपने अपने तरीके से बेरोजगारी को कम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कम नहीं कर पाते हैं। क्यों कम नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बेरोजगारी में क्या होता है कि जिस तरह से बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ रहा है उसके साथ साथ में जनसंख्या वृद्धि का भी प्रमाण बढ़ रहा है। अब जनसंख्या वृद्धि का प्रमाण बढ़ेगा तो क्या होगा कि जिस दर से जनसंख्या वृद्धि का प्रमाण बढ़ रहा है, क्या उस दर से हम रोजगारी का सर्जन कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए भी क्या होता है कि बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ते जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेरोजगारी की समस्या दीर्घकालीन समस्या है। क्यों? क्योंकि अगर हमें रोजगार का सर्जन करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें कि जो जनसंख्या ग्रोथ है उस जनसंख्या ग्रोथ को या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और उसको अगर हम कम करेंगे तो क्या होगा कि जो रोजगार का प्रमाण है या रोजगार के जो अवसर है वो लोगों को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके वजह से क्या होता है कि रोजगारी सर्जित करने में हमारी जो ये समस्याएं होती हैं वो बहुत लंबे टाइम तक हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद में इतना ही नहीं, पंचवर्षीय योजना जो है, जो 5-5 वर्ष की योजना बनाई जाती है, जो अभी वित्त योजना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना में भी बेरोजगारी को प्राथमिकता दी गई थी। क्यों प्राथमिकता दी गई थी? क्योंकि पता था
कि जो हमारे अर्थतंत्र के में जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है बेरोजगारी का, पता था कि ये बेरोजगारी हमारे अर्थतंत्र को क्या कर रही है, कमजोर कर रही है। इसके लिए हमारे पंचवर्षीय योजना में भी बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कम नहीं हो पाया। वो क्या हो गई, एक मर्यादा बन के रह गई। क्यों? क्योंकि भले प्रत्येक देश ने अपने अपने तरीके से आर्थिक विकास किया हो, लेकिन बेरोजगारी को संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर पाया गया। रीजन क्या था? जनसंख्या वृद्धि और अपर्याप्त आर्थिक विकास। ये रीजन था कि बेरोजगारी को कम नहीं कर पाए। बेरोजगारी हमारे अर्थतंत्र में बढ़ती ही बढ़ती देखने को मिली। इसके बाद में हम लोग आते हैं व्याख्या की तरफ। तो अगर सामान्य भाषा हम लोग कहें, सामान्य लैंग्वेज में हम कहें कि बेरोजगार हम किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति क्रियाशील होता हो। ठीक है, क्रियाशील मतलब क्या? कार्य करने के लिए तैयार हो, तत्पर हो, क्रियाशील हो, फिर भी उसे कार्य रहित रहना पड़े, तो हम क्या कह सकते हैं? उसे बेरोजगार कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर हम अर्थतंत्र में बेरोजगार के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतना ही नहीं कि हम सिर्फ मनुष्य को ही या मानव को ही बेरोजगार कहेंगे। जो उत्पादन के साधन होते हैं वो भी बेरोजगार ही कहे जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि उत्पादन के साधन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? जमीन, पूंजी, श्रम, नियोजक, ये सब क्या उत्पादन के साधन है। तो ये भी क्या होते हैं? बेरोजगार हो सकते हैं। अगर ये सब बेरोजगार होंगे तो भी रोजगारी का सर्जन नहीं हो पाएगा, तो भी हमारे बेरोजगारी का प्रमाण क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो लेकिन अगर हम ये बेरोजगारी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मानव को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे? मनुष्य को ध्यान में रखते हुए ही बेरोजगारी के कंसेप्ट को समझेंगे। आइए देखते हैं पिगू के अनुसार। ये पिगू क्या एक प्रकार के अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने व्याख्या दी है कि कोई भी व्यक्ति केवल तभी बेरोजगार रह सकता है या कहा जाएगा जब उसे काम करने की इच्छा हो फिर भी उसे काम ना मिले, तो वह बेरोजगार कहलाता है। क्या कह रहे हैं पिगू? कि कोई भी व्यक्ति तभी बेरोजगार कहा जाएगा जब वो काम करने के लिए तैयार हो लेकिन फिर भी उसको काम ना मिले, तो वह बेरोजगार कहलाता है। लेकिन इस संदर्भ में जो 15 से 64 उम्र समूह के लोग होते हैं, ये देखिए 15 से 64 उम्र समूह के लोग होते हैं ना, इतने उम्र के बीच में ही रहने वाले व्यक्ति की गणना हम लोग बेरोजगारी में करते हैं। मतलब कि जो 1 से लेकर के 14 वर्ष के लोग होंगे और 64 के बाद के वर्ष के जो लोग होंगे उनको हम लोग बेरोजगारी में काउंटिंग नहीं करते, उनकी काउंटिंग नहीं करते। अब हमारा आगे का पॉइंट है कि संक्षेप में बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो संक्षेप में बेरोजगारी हम इसे कहते हैं कि प्रवर्तमान वेतन दर पर। प्रवर्तमान वेतन दर मतलब क्या? कि व्यक्ति जहां पर जॉब प्राप्त करने जाता है या नौकरी प्राप्त करने जाता है वहां पर जो दर पर वेतन देना चाह रहे हो वो क्या कहलाता है? प्रवर्तमान वेतन दर। ठीक है, तो प्रवर्तमान वेतन दर पर व्यक्ति काम करने की इच्छा, शक्ति और तैयारी होने के बावजूद भी उसे काम से वंचित रहना पड़े, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को अनैच्छिक या अनिवार्य बेरोजगारी कहते हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है वो अगर प्रवर्तमान वेतन दर पर भी अगर काम करने के लिए इच्छा, शक्ति और तैयारी हो फिर भी अगर उसे काम ना मिल रहा हो तो वो क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है। मान लीजिए कि कोई एक सीए व्यक्ति है, ठीक है, वो सीए व्यक्ति कहीं जा रहा है इंटरव्यू में या जॉब प्राप्त करने जा रहा है, तो वो अगर 10,000 या 15,000 की पेमेंट पर भी अगर वो काम करने के लिए रेडी है, फिर भी उसकी इच्छा भी है, शक्ति भी है और तैयारी भी है, लेकिन फिर भी अगर उसे काम नहीं मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। कैसा बेरोजगार कहलाएगा? अनैच्छिक या तो अनिवार्य। अनैच्छिक मतलब क्या? उसकी इच्छा नहीं है, वो ना चाहते हुए भी बेरोजगार है, और अनिवार्य मतलब कि अनिवार्य रूप से वो बेरोजगार है। तो ये क्या है? संक्षेप में बेरोजगारी की व्याख्या है। लेकिन ये क्या है? हमने क्या पढ़ा? अनैच्छिक या अनिवार्य। अब हम देखेंगे कि ऐच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो ऐच्छिक बेरोजगारी मतलब कि व्यक्ति को काम मिले, हो काम उसके पास, प्रवर्तमान वेतन दर पर काम है लेकिन वो खुद कार्य करना ना चाहता हो, तो वो क्या कहलाता है? ऐच्छिक रूप से बेरोजगार कहलाता है या स्वैच्छिक रूप से बेरोजगार कहलाता है। अब उसके बाद में बेरोजगारी में किन किन लोगों का समावेश नहीं होता है। तो बेरोजगारी में बालक हुए, वृद्ध हुए, कहते हैं ना बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए, ठीक है, भले बालक अगर काम कर रहा हो या वेतन प्राप्त कर रहा हो लेकिन फिर भी उसका हम लोग रोजगारी में समावेश नहीं करते हैं क्योंकि बाल मजदूरी को एक गुनाह माना गया है। तो यहाँ पर बालक, वृद्ध, अशक्त, अशक्त मतलब क्या? जो शक्तिहीन व्यक्ति होते हैं, जिनके ताकत नहीं होती कार्य करने की, वो अशक्त कहलाते हैं। अपाहिज,
तथा स्वेच्छा से काम ना करने वाले लोग बेरोजगार नहीं कहे जाएंगे। क्यों नहीं कहे जाएंगे? क्योंकि वे खुद कार्य नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पर बालक को तो हम काम पर रख ही नहीं सकते। वृद्ध के पास भी शक्ति नहीं होती, जो अशक्त है या अपाहिज है, उन लोग का समावेश हम लोग क्या करेंगे? बेरोजगारी में नहीं करेंगे। उसके बाद में लास्ट है कि बेरोजगार व्यक्ति आर्थिक रूप से आश्रित होता है और जिससे वह समाज में सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी पाता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति कैसा होता है? जो बेरोजगार व्यक्ति होता है, अगर उसे काम मिल रहा है तो वो क्या करेगा? रोजगार पर आर्थिक रूप से आश्रित होता है। लेकिन अगर उसके पास में काम नहीं है, रोजगार उसे नहीं मिल रहा है, तो वो समाज में भी कैसा करेगा? सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी पाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई भी वेल क्वालिफाइड व्यक्ति है, उसके पास में बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर वो समाज में ये कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति बेरोजगार है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन इसकी नौकरी नहीं लगी, तो वो क्या कह रहा है? आर्थिक रूप से कमजोर है, इसीलिए वो समाज में अपना सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी पाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।